ये रहेगा क्या पापा को बुला के ऐसे रहेगा क्या? स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, मेरा स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया है तो उसको मिनिमाइज करो। वो मिनिमाइज कर देना होगा ना, ये मिनिमाइज ये ओ करो। ओके। आज हम लोगों को पढ़ना है 6 बीघा जमीन, फकीर मोहन सेनापति की रचना, जो मूलतः उड़िया में लिखी गई है और अंग्रेजी की अनुवाद 6 एकड़ एंड थर्ड में है। अंग्रेजी में अनुवाद जो 6 एकड़ एंड थर्ड के नाम से है, हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है 6 बीघा जमीन के नाम से। इसी 6 बीघा जमीन फकीर मोहन सेनापति की रचना है। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में जानने का प्रयास करेंगे। मूलतः इसके प्रमुख पात्र, पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, कथा का मूल भाव, इसका उद्देश्य आदि विभिन्न विषयों को अच्छी तरह से हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। ओके। 6 बीघा जमीन जो उड़िया में छा माना अंठा गुंठा नाम से यह प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी में हमने बताया द 6 एकड़ एंड थर्ड के नाम से अनुवाद हुआ। बाद में यह 6 बीघा जमीन के नाम से हिंदी में अनुवाद हुआ और यह औपनिवेशिक काल की रचना है। 19वीं शताब्दी के अंत की यह रचना है और इसमें किसानों के शोषण, भारत में रहने वाले लोगों, विशेषकर उड़िया समाज के लोगों के अंधविश्वास, धर्म के प्रति आस्था और इसके दुष्परिणाम आदि की कथा इसमें वर्णित है। आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं? हेलो? यस ओके, ठीक है। यह औपनिवेशिक काल की रचना है, अर्थात जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक की रचना है। यह धन, लालच, संपत्ति और चोरी की कथा है। यह स्पष्ट रूप में जानेंगे। यह धन, लालच, संपत्ति और चोरी की कथा है। यह एक धूर्त और बेईमान जमींदार रामचंद्र मंगाराज की कथा है जो गरीब किसानों का शोषण करता है तथा उपनिवेश काल के नए कानून व्यवस्था का इस्तेमाल कर उनकी चल अचल संपत्ति, जमीन, मकान, मवेशी आदि हड़प लेता है। जो गांव वाले हैं उन गांव वालों की जो चल अचल संपत्ति है, जमीन, उनके घर, उनके मवेशी आदि को हड़प लेता है। लेकिन यह केवल उपन्यास के एक छोटे से पक्ष को उद्घाटित करता है। उपन्यास के गहन विश्लेषण के उपरांत शोषण के परत दर परत तह उभरने लगते हैं। यानी यह केवल जमीन के शोषण या मकान, मवेशी आदि का हड़प लेने की ही कथा नहीं है। हम पूर्ण रूप से या विस्तृत रूप में जब हम पूरे कथा का अध्ययन करते हैं तो परत दर परत और भी बहुत सी बातें उभर कर हम लोगों के सामने आती है। यह उपन्यास उड़िया समाज, विशेषकर पिछड़े जाति के लोगों जो सामाजिक दृष्टि, धार्मिक कुसंस्कार, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को उद्घाटित करता है। यानी ऐसे समाज के लोग जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं,
तथा धार्मिक कुसंस्कार में लिप्त हैं, अंधविश्वासी हैं तथा ऐसे ही लोगों के उनके आर्थिक पिछड़ेपन का उद्घाटित करता है, यानी उसकी गरीबी की, उनकी दिनहीनता को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और वह रखता है। देखेंगे यह भारतीय साहित्य का पहला उपन्यास है जिसमें भूमिहीन किसानों, मजदूरों के शोषण का वर्णन है, यानी मजदूरों का भी शोषण का वर्णन है। यह केवल जो है वह गांव में रहने वाले, देहात में रहने वाले लोगों का ही शोषण नहीं है, इसके साथ साथ यह मजदूरों का भी शोषण का इसमें वर्णन है। यह शोषण जमींदार, भूपति तथा अंग्रेजी सरकार के कर्मचारियों तथा अमलों के द्वारा किया जाता है। यह रचना एशिया के अक्टूबर क्रांति के पहले तथा भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के उदय से बहुत पहले की रचना है। यह रचना मूलतः जो है यह रशिया क्रांति, रशिया में जो क्रांति हुई थी, जो अक्टूबर के माह में जो क्रांति हुई थी, उस जो है वह क्रांति के पहले की तथा भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के उदय के बहुत पहले की रचना है। अंग्रेजी के जो अनुवादक हैं 6 सेकंड थर्ड, जिनका नाम है सत्य पी मोहंती, उन्हीं के शब्दों में हम कहेंगे, हम बताने का प्रयास करेंगे। यह 19वीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचना है। यह किस प्रकार की रचना है? यह 19वीं शताब्दी की जो है उत्कृष्ट रचना है और अचंभित कर देने वाली हैरत अंगेज रचना है। उन्होंने कहा है, किसने कहा है? सत्य पी मोहंती ने, कि यह 19वीं शताब्दी के उत्कृष्ट और अचंभित कर देने वाली हैरत अंगेज रचना है। इसमें साहित्यिक यथार्थवाद तथा सामाजिक गुत्थियाँ तथा संग संग जो है वह आधुनिकता भी है। यह समाज को केवल दर्पण दिखाने वाली रचना नहीं है, यह उसकी गहन विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की भी मांग करती है। देखेंगे यह धूर्तता और व्यंग से पूर्ण फकीर मोहन की रचना है। इसमें धूर्तता और व्यंग, इसमें व्यंग भी किया गया है, अंग्रेजी कानून के ऊपर किया गया है, अंधविश्वास के ऊपर भी किया गया है, जमींदारों के ऊपर किया गया है। तो यह व्यंग से पूर्ण रचना है जो 19वीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचनाओं में शुमार होती है। यह ऐसी प्रथम रचना है जो देसी भारतीय भाषाओं के बर्बादी के विरुद्ध जो है वह खड़ा हुआ। देसी जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं के विरुद्ध में यह खड़ा हुआ। इसका साहित्यिक महत्व तथा सामाजिक महत्व के संग संग यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी है, यानी इसमें जो कथा वर्णित है यह समाज की रूपरेखा या उस समय की वर्तमान जो दशा थी, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा या धार्मिक दशा या जो परिस्थितियाँ थी उसका उद्घाटित करता है। यह केवल उड़िया समाज के ही सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक कुसंस्कार का वर्णन नहीं करता, यह समस्त भारत का ही कहेंगे यह दस्तावेज है। यह सन 1803 से 1840 तक के औपनिवेशिक शासन के अधीन, जो औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय गांवों के निम्न स्तर के जीवन या समाज व्यवस्था की नग्नता को उद्घाटित करता है। फिर से एक बार सुन लेंगे और इसे याद रखने के प्रयास करेंगे कि यह सन 1803 से 1840 तक के औपनिवेशिक शासन के अधीन भारतीय गांवों के निम्न स्तर के जीवन, समाज की व्यवस्था की नग्नता को उद्घाटित करता है। यू आर अनंत मूर्ति, जो संस्कार उपन्यास के लेखक हैं, उनका कहना है कि यह भारतीय साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य के लिए महत्वपूर्ण घटना है। फकीर मोहन सेनापति का 6 बीघा जमीन भारतीय साहित्य के इतिहास की नींव या बुनियाद की संस्थापन पुस्तक है। और यह एक प्रमुख बात आप लोगों को याद रखना चाहिए कि फकीर मोहन सेनापति जिन्होंने 6 बीघा जमीन की रचना की,
इन्हें उड़िया साहित्य का प्रेमचंद भी कहा जाता है। यह उड़िया साहित्य के प्रेमचंद कहे जाते हैं। जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या मजदूरों की दिनहीन दशा या निम्न जाति के लोगों की हीन अवस्था का वर्णन प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किया है, ठीक उसी प्रकार का चित्रण आप प्रेमचंद से जो है वह पहले लगभग 35 या 36 वर्ष पहले आप फकीर मोहन सेनापति की रचनाओं में पा सकते हैं। जिस प्रकार का वर्णन आप उत्तर भारत के एक प्रमुख साहित्यकार प्रेमचंद की रचनाओं में पाते हैं, समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था या आर्थिक शोषण का चित्रण, किसानों का चित्रण, मजदूरों का जो है वह चित्रण या उनका शोषण का वर्णन आप पाते हैं, उसी प्रकार का शोषण का वर्णन आप जो है लगभग प्रेमचंद से 35 या 36 वर्ष पहले आप फकीर मोहन सेनापति की रचनाओं में पा सकते हैं। वहाँ इसका वर्णन है। और फकीर मोहन सेनापति को उड़िया साहित्य का प्रेमचंद भी कहा जाता है। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो 6 भी की है, जिसे हमने आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। आइए अब हम नज़र डालते हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र जो मंगाराज है, मंगाराज की चारित्रिक विशेषताओं तथा कहाँ कहाँ और किस किस स्थान पर कैसे वह समाज के लोगों को या कहें उड़िया समाज के लोगों को उनकी अंधविश्वास को या उनकी अज्ञानता को, उनकी अशिक्षा को या उनके आर्थिक पिछड़ेपन को तथा आर्थिक पिछड़ेपन तथा उनके सामाजिक पिछड़ेपन या शिक्षा के क्षेत्र में जो है वह पिछड़े हुए हैं या नई कानून व्यवस्था के न जानकार होने के कारण वह किस प्रकार जो है वह उनका शोषण करता है, इसका भी हम चित्रण करने का या वर्णन करने का प्रयास करेंगे, आपको जो है वह बताने का प्रयास करेंगे। कुछ विशेष पॉइंट है, उन पॉइंटों को बिंदुओं को हम प्रथम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उसी को ध्यान में रखकर आपको एक एक पॉइंट का हम विश्लेषण करते चलेंगे। कई पॉइंट है जिसका हम जिक्र आपको कर देते हैं, आप उसे लिख भी सकते हैं। प्रथमतः जिन पॉइंट पर जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वह पॉइंट है धूर्तता और धोखे से दिलदार मियाँ की जमींदारी अपने नाम करा लेता है। वह धूर्तता और धोखे से दिलदार मियाँ की जमींदारी अपने नाम करा लेता है। यह प्रथम पॉइंट है जिस पर हम विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे, आप लोगों की राय और विचार को भी जानने का प्रयास करेंगे। आपके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी हम लेंगे। दूसरा जिस प्रश्न पर हम बिंदु पर चर्चा करेंगे, शीर्षक पर चर्चा करेंगे, वह है धर्म के नाम पर लोगों के आंखों में धूल झोंकना। धर्म के नाम पर लोगों के आंखों में धूल झोंकना। तीसरा पॉइंट है अपने चचेरे भाई श्याममाला की जमीन हड़पना। अपने चचेरे भाई श्याममाला की जमीन को हड़पना। चौथा पॉइंट है या सर थोड़ा आस्ते बोलिए, दिख नहीं पा रहे हैं। सर थर्ड नंबर क्या बोले? थर्ड नंबर पॉइंट बोले अपने चचेरे भाई श्याममाला की जमीन को हड़प लेना धोखे से। अपने चचेरे भाई श्याममाला की जमीन हड़पना, जो धोखे से उनकी जमीन को हड़प लेता है। ठीक है, आप यदि नहीं लिख पाए तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है। हम इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, या रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में इसको ग्रुप में आज ही भेजेंगे। ओके जी सर। चौथा पॉइंट है अनाज तथा रुपया ब्याज पर देना। अनाज तथा रुपया ब्याज पर देना, जिस पर हमें जो है वह चर्चा करना है। पांचवा पॉइंट है अछूत तथा निम्न जाति के नौकरों का शोषण। अछूत तथा निम्न जाति के नौकरों का शोषण।
छठा पॉइंट है ब्राह्मणों का शोषण। ब्राह्मणों का शोषण, वह ब्राह्मणों का भी शोषण करता है। सातवां नंबर, पवित्रता तथा धार्मिकता की सूचक गाय के साथ मंगाराज का व्यवहार, इसे ख्याल रखने का प्रयास करेंगे। पवित्रता तथा धार्मिकता की सूचक गाय के साथ मंगाराज का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार को भी आप लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे या बताने का प्रयास करेंगे जो कथा पर आधारित है। आठवां है मंगाराज के घर की नौकरानी। नौकरानियों के संग उसका कैसा व्यवहार है, उस व्यवहार की भी चर्चा हम करेंगे। किस किस प्रकार की स्त्रियां या लड़कियां उसके घर में आश्रय लेती हैं और कैसे वह उनका शोषण करता है। मंगाराज के घर की नौकरानी, 8 नंबर। 9वां पॉइंट है जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है, गांव के चौकीदार के साथ मिलकर चोरी डकैती राहजनी का षड्यंत्र करना। गांव के चौकीदार के साथ मिलकर चोरी डकैती राहजनी का षड्यंत्र करना। 10वां पॉइंट है बाघा सिंह के परिवार वालों के घर में, बाघा सिंह के परिवार वालों के घर में आग लगाकर उन्हें धूल में मिलाना। बाघा सिंह के परिवार वालों के घर में आग लगाकर उन्हें धूल में मिलाना तथा निम्न जाति के डोमों को जेल में भिजवाना, तथा निम्न जाति के डोमों को, जो शूद्र हैं, निम्न जाति के हैं, उनको जेल में भिजवाना। यह 10वां जो है वह पॉइंट था। 11वां नंबर पॉइंट है सरिया तथा भगिया। ये दंपति हैं, पति पत्नी हैं। सरिया तथा भगिया दंपति जो संतानहीन है तथा ईमानदार है, इनकी 6 बीघा जमीन हड़पना। सरिया भगिया जो संतानहीन है, ईमानदार है, इनकी 6 बीघा जमीन को वह हड़प लेता है। इस पर भी हम लोगों को जो है वह चर्चा करना है। और इसी चर्चा के बाद में जब वह सरिया और भगिया जो दंपति हैं, निसंतान हैं, ईमानदार हैं, ऐसे दंपति की जब 6 बीघा जमीन को वह हड़प लेता है, धोखे से अपने नाम करवा लेता है, तो इसके बाद ही देखेंगे कि उसके दुर्दिन या बुरे दिन प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसे जेल जाना पड़ता है और जेल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इस कथा का अंत हो जाता है। किंतु कथा अंत होने से पहले देखेंगे कि जो जैसा करता है वैसा ही परिणाम का या फल का भागी होता है। लेखक ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए प्रथम हम एक पॉइंट को पकड़कर हम लोग जो है वह चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे पूरी कथा को स्पष्ट रूप में। ये पूरी जो पॉइंट को हम लोग जान लेंगे तो हम पूरी कथा को भी समझ सकते हैं। फिर भी और भी कई नारी पात्र हैं, उनको भी हमें धीरे धीरे समझना है, जानना है। प्रथम पॉइंट हमने आप लोगों को बताया था या लिखवाने का जो है वह प्रयास किया था, धूर्तता और धोखे से दिलदार मियाँ की जमीन को हड़पना। याद है? तो देखेंगे मंगाराज फतेहपुर सरसंधा, मंगाराज फतेहपुर सरसंधा की जमींदारी अपने पैसों से नहीं खरीदी थी। मंगाराज फतेहपुर सरसंधा की जमींदारी अपने पैसों से नहीं खरीदी थी। जमींदारी खरीदने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जो उसने आसामियों से लगान के रूप में एकत्र किया था। लगान के रूप में एकत्र किया था। प्रथम वर्ष की लगान वसूली की सभी रकम उसने दिलदार मियाँ के हाथों दे दिया।
जो उस समय फतेहपुर सरसंदा के जमींदार थे, अपनी प्रभाव को जमाने के लिए, अपनी ईमानदारी को दिखाने के लिए जब प्रथम बरस का लगान उसने वसूल किया आसामियों से, तो उस लगान को वह दिलदार मियाँ को दे देता है। दूसरी बार भी लगान वसूल कर वह दिलदार मियाँ के पास गया, क्योंकि पूर्व के जमींदार वह दिलदार मियाँ के पास गया और जमींदार से जो है वह कहा कि लगान वसूली नहीं की जा सकी। यानी वह प्रथम बार का लगान वसूल करके वह दिलदार मियाँ को देता है और दूसरी बार का जब वह लगान वसूल कर लेता है, सभी से जो है वह लगान ले लेता है, तो उस समय के वर्तमान जमींदार दिलदार मियाँ के पास जाता है और वह कहता है, बताने का जो है वह प्रयास करता है कि लगान वसूली नहीं की जा सकी, क्योंकि पूर्व के जमींदार यानी इसके पहले के जो जमींदार बाघा सिंह ने किसानों को लगान न देने की हिदायत दी है। वह झूठ बोलता है कि पूर्व के जमींदार बाघा सिंह ने किसानों को लगान न देने की हिदायत दी है, हम क्या कर सकते हैं, यानी हम कुछ जो है वह नहीं कर सकते हैं, हम जो है वह जोर जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल नहीं कर सकते। लगान सरकारी खजाने में जमा करने का एक दिन बाकी रह गया था। जब वह दिलदार मियाँ को यह बात बताता है, तब वह एक दिन ही केवल बाकी रह गया था लगान सरकारी खजाना में जमा करने का। मंगाराज जमींदार से ऋण दस्तावेज पर सही करवाया और उन्हें कर्ज में वह रुपया दे दिया जो उनके आसामियों से वह वसूला था। वह उनको जो है वह ऋण देता है कि आप जो है वह एक ही दिन जो है वह बाकी है, आप लगान को जो है वह जमा कर दे और अपनी जमींदारी को जो है वह बचा ले, और वही पैसा जो है वह ऋण के रूप में वह दिलदार मियाँ को देता है जो रुपया वह आसामियों से लिया था। और इस प्रकार देखेंगे दिलदार मियाँ उसके कर्जदार जो है वह हो जाते हैं। मंगाराज जमींदार से ऋण दस्तावेज पर सही करवाया और उन्हें कर्ज में वह रुपया दे दिया जो उनके आसामियों से वह वसूला था। प्रत्येक बार वह ऐसा ही किया करता, और जो वह क्या करता था कि वह लगान आसामियों से वसूल लेता और बार बार दिलदार मियाँ को बताता कि बाघा सिंह के कारण वह लगान वसूल नहीं कर पा रहा है, किंतु उनके प्रति दया दिखाते हुए, करुणा दिखाते हुए वह उनको कर्ज देता और कर्ज की रकम देने से पहले उनसे ऋण दस्तावेज पर उनसे सही जो है वह करवा लेता था। देखेंगे इस प्रकार धीरे धीरे दिलदार मियाँ उसके कर्जदार जो है वह बनते जा रहे थे। प्रत्येक बार वह ऐसा ही किया, लगान वसूली ना हो सकी, ऋण दस्तावेज पर सही करवाकर बकाया राशि सरकारी खजाने में जमा करवाया। अंत में जो अधिकारी दिलदार मियाँ के लिए काम करता था, उसे जो है वह रिश्वत देकर, उसे जो है वह घूस देकर वह मिला लेता है, अपनी ओर जो है वह मिला लेता है। घूस देकर 30,000 रुपये के ऋण दस्तावेज पर दिलदार मियाँ से सही करवा लिया। चुपचाप जो है वह दिलदार मियाँ से 30,000 रुपये पर जो है वह 30,000 रुपये के ऋण दस्तावेज पर सही करवा लेता है जब वे नशे में धुत थे। कौन नशे में धुत थे? दिलदार मियाँ जब नशे में धुत थे उस समय उनसे जो है वह सही करा लेता है ऋण दस्तावेज के ऊपर। उसके बाद कटक न्यायालय में केस फाइल करके उनकी जमींदारी हड़प लेता है। अब वह जमींदारी जो है फतेहपुर सरसंदा की जमींदारी अपने नाम जो है वह करवा लेता है। रामचंद्र मंगाराज इस उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है। इस उपन्यास की कथा मंगाराज से प्रारंभ होती है तथा उपन्यास का अंत भी मंगाराज की मृत्यु से होती है। संपूर्ण कथा उसके शोषणकारी, उसकी जो है वह विनाशकारी, उसके छल छद्म से भरा चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है तथा उसका चरित्र जो है पूर्णतः कहेंगे कि वह छल प्रपंच से ही जो है वह भरा हुआ है। लोगों को धोखा देना, वह केवल दिलदार मियाँ को ही धोखे नहीं देता है, सभी को जो है वह धोखा देने का जो है वह प्रयास करता है। दूसरी पॉइंट, बातें स्पष्ट हुई? आशा करता हूँ कि आप लोगों को बातें स्पष्ट हुई होगी। किसी को कुछ पूछना है?
आप पूछ सकते हैं, प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। सर वो जो ऋण दस्तावेज पर साइन जो करवाता है वो मतलब किस लिए करवाता है, वो थोड़ा बता दीजिए। ऋण दस्तावेज पर इसलिए सही करवाता है क्योंकि दिलदार मियाँ के समय पैसा देने के लिए वह उसी समय जाता था जब एक दिन बाकी रहता था। लगान जो है वह लगान सरकार को चुकाने का एक दिन जो है वह बाकी रहता था, उसी समय जो है वह जाता था। और समय पर यदि लगान नहीं चुकाया जा सकेगा या नहीं दिया जाएगा तो वह जो है वह क्या होता था कि वह जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी या दूसरों को जो है वह दे दी जाती थी। और दिलदार मियाँ बाध्य होकर क्या करते थे, उसी से मंगाराज से ही जो है वह ऋण लेते थे और ऋण दस्तावेज पर सही कर देते थे। बातें स्पष्ट हो रही है। अंग्रेजों के समय यह नियम था कि जिस दिन लगान का निश्चित समय है वह जो है वह लगान दे देना है। अगर कोई कारण से जमींदार लगान को समय पर न दे पाते थे तो वह जो जमींदारी थी वह नीलाम कर दी जाती थी दूसरे दिन, और जो ऊंची बोली लगाता था उसे जो है वह दे दी जाती थी। बात स्पष्ट हुई? तो इसी दिलदार मियाँ अपनी जमींदारी को बचाने के लिए बार बार जो है वह मंगाराज से ऋण लेता था, ऋण दस्तावेज पर सही करता था और उससे ऋण लेता था। और एक समय ऐसा भी आया जो अमला या जो कर्मचारी मंगाराज के लिए काम करता था, दिलदार मियाँ के लिए काम करता था, उसे जो है वह मंगाराज अपने साथ मिला लेता है रिश्वत देकर, और 30,000 रुपये के ऋण दस्तावेज पर जो है दिलदार मियाँ से सही करा लेता है जब दिलदार मियाँ नशे में धुत था। बाद में कटक न्यायालय में जो है वह ऋण दस्तावेज के आधार पर उनकी जमींदारी पर दावेदारी कर देता है और उनकी जमींदारी को अपने नाम जो है वह करवा लेता है, और पूरी जो है वह कहेंगे कि फतेहपुर सरसंधा की वह जमींदार बन जाता है। बातें स्पष्ट हुई? कोई? जी सर। आइए दूसरा पॉइंट पर हम लोग विश्लेषण करें। धर्म के नाम पर आंखों में धूल झोंकना। वह लोगों को जो है वह धर्म के नाम पर आंखों में जो है वह धूल भी जो है वह झोंका करता था। देखेंगे रामचंद्र मंगाराज फतेहपुर सरसंधा का ग्रामीण जमींदार था और प्रमुख महाजन भी था। संग संग जो है वह क्या था, महाजन भी था। महाजन कहने का तात्पर्य वह दूसरों को ब्याज पर ऋण देता था और ऊंची दर और कीमतें जो है वह उसकी तय थी। नगद रुपये आय की अपेक्षा अन्न की आमदनी कई गुना ज़्यादा थी, और प्रमुख महाजन था। नगद रुपये आय की अपेक्षा अन्न की आमदनी कई गुना जो है वह ज़्यादा थी। यानी महाजनी जो कारोबार उसके पास था, जो वह ऋण दिया करता था, ऋण के जो पैसे जो वह नगद दिया करता था, लोग पैसे नहीं चुका पाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वह क्या करते थे, जो खेतों में जो अन्न उपजता था उस अन्न को ही जो है वह ऋण और ब्याज के बदले वे उसको चुका दिया करते थे या देने का जो है वह प्रयास करते थे। तो देखेंगे कि नगद के बजाय अन्न के रूप में उसे ज़्यादा जो है वह आमदनी होती थी। लगभग चारों ओर जहाँ वह रहता था या फतेहपुर सरसंधा में जहाँ वह रहता जो है चारों ओर जो है वह 4 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके व्यापार का प्रभाव जितना है और किसी का भी नहीं है। यानी जो महाजनी का जो कारोबार करता है, जो ऋण पर जो है वह रुपये पैसे जो है वह देता है और उसके बदले में वह अन्न लेता है या अनाज लेता है, और इस कारोबार में वह जितना फला फूला है, जितना जो है वह लाभ कमाया है, उतना लाभ जो है और किसी कारोबारी ने या कहें बिजनेसमैन ने नहीं कमाया है। उसके समान या उसके समान प्रभावशाली या धन संपत्ति वाला दूसरा कोई जमींदार या व्यापारी या ऋणदाता नहीं है। वह धूर्त भी था और छद्मवेशी व्यक्ति है। वह गांव के लोगों को दिखाता है कि वह कितना धार्मिक पुण्यात्मा व्यक्ति है।
वह वर्ष के 24 एकादशी का व्रत रखता है, गांव को दिखाने के लिए कि वह पुण्यात्मा है या धार्मिक व्यक्ति है। इसीलिए वह क्या करता है, वह जो 24 एकादशी का जो व्रत होता है, एकादशी का व्रत को जो है वह रखता है। प्रत्येक एकादशी को उपवास रखता है। तुलसी दल मिला हुआ जल के अतिरिक्त कुछ भी पान नहीं करता है। लोगों को वह दिखाने का प्रयास करता है कि जिस दिन वह एकादशी का व्रत रखता है वह तुलसी का पत्ता मिला हुआ जल वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता, यानी भोजन या पानी वह नहीं ग्रहण करता है, वह उपवास जो है वह रखता है। किंतु ऐसा ही नहीं है, परंतु मंगाराज का नौकर जग्गा जो पेशे से हजाम है, नाई है, गांव वालों के सामने यह रहस्य प्रकट कर देता है कि एकादशी के संध्या में वह मालिक के कमरे में एक बड़े जग में दूध, कुछ केला, थोड़ी मात्रा में खोई और बतासा रख देता है और सब कुछ खाली पाता है। यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहता है, एकादशी के व्रत के संध्या के दिन वह बड़े जग में जो है वह गर्म दूध रख देता है, कुछ केला रखता है, थोड़ी मात्रा में खोई और बतासा जो है वह रख देता है, और सुबह जब वह मालिक के कमरे में जाता है तो सभी चीज़ों को जो है वह खाली पाता है। यानी उसका सेवन कर चुके हैं या जो है वह भोजन के रूप में मंगाराज ने दूध, केले, खोई, बताशा आदि सब जो है वह खा चुके हैं। किंतु गांव वालों को यह दिखाने का प्रयास करते हैं या बताने का प्रयास करता है कि वह केवल तुलसी जल के अतिरिक्त किसी भी जो है वह वस्तु का या अन्न को उसने जो है वह ग्रहण नहीं करता है। द्वादशी के दिन मैंने जिस दिन उपवास रखता है, ठीक उसके बाद वाले दिन वह क्या करता है, लगभग जो है वह 27 ब्राह्मण परिवारों को पारंपरिक भोज के लिए बुलाता है। पारंपरिक जो 27 ब्राह्मणों को पारंपरिक भोज के लिए बुलाता है और उनको भोजन देने के उपरांत, यानी उनको भरपेट भोजन कराने के उपरांत, तभी उसके उपरांत जो है वह भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है, द्वादशी के दिन 27 ब्राह्मण परिवारों को पारंपरिक भोज के लिए वह बुलाता है, उनको दावत देता है। मंगाराज स्वयं ब्राह्मणों को भोजन परोसता है। पत्ते के थाल में मुट्ठी भर चावल और थोड़ा गुड़ रखकर उन्हें सम्मान पूर्वक संबोधित करता है। यानी थोड़ा सा जो है वह मुट्ठी भर चावल और थोड़ा गुड़ रखकर सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर जो है वह उन्हें संबोधित करता है। कहता है आप अपनी आवश्यकता और ज़रूरत को बताएं। यानी आप भोजन के लिए बैठे हैं, आप अपनी आवश्यकता और ज़रूरत को बताएं, और कुछ अतिरिक्त चाहिए, यानी और कुछ अतिरिक्त चाहिए तो बताएं। यहाँ बहुत मात्रा में गुड़ और चावल है, पर मैं जानता हूँ आपकी आंखें बड़ी है और पेट छोटा है। मैं निश्चिंत हूँ कि आप अपनी क्षुधापूर्ति कर ली है। यानी हम जो है वह निश्चिंत हैं कि आपने भरपेट जो है वह भोजन कर लिया है। यानी अल्प ही भोजन देकर उन्हें जो है वह कहने के लिए बाध्य कर देता है कि हम लोगों ने जो है वह भरपेट जो है वह भोजन कर लिए हैं। इसके बावजूद भी जो देखेंगे, इसके बावजूद कुछ लालची ब्राह्मण लज्जा त्याग कर कुछ अतिरिक्त मांगते हैं, यानी कुछ अतिरिक्त जो है वह चावल चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त जो है वह गुड़ चाहते हैं, तो वह अपनी दो अंगुलियों के बीच में कुछ चावल उनके थाल पर छिड़क देता है। भोज समाप्ति के बाद ब्राह्मण कहते हैं हम संतुष्ट हुए, अपने स्थान से उठकर मंगाराज को आशीर्वाद जो है वह देते हैं। यानी वह 27 ब्राह्मणों को द्वादशी के दिन भोजन कराता है, किंतु भोजन भी जो है वह भरपेट जो है वह नहीं कराता है, और उनको जो है वह ऐसा दबाव बनाता है कि वह बाध्य होकर अपनी संतुष्टि की घोषणा करते हैं और बाध्य होकर ही उसे आशीर्वाद देते हैं और आसन त्याग कर अपने घर को जो है वह चले जाते हैं। ब्राह्मणों के साथ भी जो है वह बहुत जो है वह दुर्व्यवहार भी करता था, उनकी भी जमीनें जो है वह हड़प लिया करता था। जो ब्राह्मण ज़्यादातर वह पूजा पाठ इत्यादि में व्यस्त रहते थे, उनके पास इतना अवकाश नहीं होता था कि अपनी खेती बाड़ी को जो है वह दिन में भी देखें और रात में भी देखें। रात्रि के समय जो ब्राह्मणों का खेत होता था उसमें वह अपने गायों को, अपने भैंसों को या बैलों को, जो मवेशी होते थे उसमें जो है वह खुला जो है वह छोड़ दिया करता था।
और रात्रि में जो है वह उसके मवेशी जो है ब्राह्मणों की जो खेत होती थी जिसमें जो है वह फसल लगे हुए होते थे उसे जो है वह खा जाते थे। या कभी कभी जो है वह क्या करता था कि जब फसल लग जाते थे, फसल पकने का समय हो जाता था, काटने का समय हो जाता था, रात्रि में ब्राह्मण जो है वह बैठकर उसको पहरा नहीं दे सकते हैं क्योंकि दिन भर जो है वह जगे हैं, तो वह रात भर जो है वह जगकर अपनी फसलों की पहरा नहीं दे सकते हैं। वह चोरों को भिड़ाकर या लोगों को लगवाकर रात्रि में ब्राह्मणों की फसलें जो है वह कटवा लेता था। अब सारे बरस जो है वह मेहनत करते रहते और फसल काटने का समय होता तो मंगाराज जो है वह कटवा लेता था। ब्राह्मण बाध्य होकर अपनी जमीन मंगाराज को जो है वह बेच दिया करते थे, तो ऐसे भी उनकी जमीनों को वह हड़पने का प्रयास करता था। तो इन बातों को भी स्पष्ट जानने का प्रयास करेंगे कि उसका ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार था, कैसे उनको शोषण करता था, कैसे उनको मजबूर करता था कि वह अपनी जमीन को जो है वह बेच दे। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। है नो सर। ओके, 3 नंबर हम लोग पॉइंट देखेंगे। धर्म के नाम पर अपने भाई श्याममाला की जमीन हड़पना। कैसे वह अपने भाई श्याममाला है उनके जमीन को जो है वह हड़प लेता है, यह भी बड़ी जो है वह रोचक प्रसंग है। मंगाराज के चचेरे भाई श्याममाला एक बार शहर गए और कुसंग में पड़कर प्याज डाली हुई गोभी खा ली थी। बात स्पष्ट हो रही है? सर कुसंग में बोलिए। क्या बोले? कुसंग के कुसंग मतलब गलत संग में पड़कर, गलत लोगों के संगत में पड़ के। मंगाराज के चचेरे भाई जिनका नाम श्याममाला था एक बार कुसंग में पड़कर या जो बुरे लोगों की जो है वह संगत में पड़कर क्या करते हैं, प्याज डाली हुई गोभी खा ली थी। यानी वह गोभी को जो है वह खा ली थी जिसमें जो है वह प्याज डाला हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ऊंची जाति के लोग हैं प्याज लहसुन मिला हुआ साग सब्जी जो है वह नहीं खाया करते थे। तो इस कारण जो है वह क्या है कि वह प्याज डाला हुआ गोभी जो है वह बाजार में खा लिया। और यह रहस्य जो है रहस्य उद्घाटन कोई आकर जो है वह मंगाराज को भी जो है वह बता देता है, इसकी खबर जो है वह लग जाती है। मंगाराज को रहस्य का पता लगा और उसने दबाव बनाया श्याममाला पर प्रायश्चित करने के लिए कि तुमने प्याज खा लिया है या प्याज या लहसुन मिला हुआ जो है वह भोजन खा लिया है। ऐसा भोजन तुम्हें नहीं खाना चाहिए या परिवार के किसी सदस्य को नहीं खाना चाहिए जो ऊंची जाति के लोगों के लिए वर्जित है। और तुमने प्याज मिला हुआ गोभी खा लिया और इस गोभी खा लेने पर उसे जो है वह प्रायश्चित करने के लिए जो है वह बाध्य करता है। क्या क्या बोलता है कि ब्राह्मणों को भोज देने के लिए, यानी प्रायश्चित कैसे होगा, तो ब्राह्मणों को भोज दिया जाएगा, पूजा पाठ होगा और ब्राह्मणों को भोज दिया जाएगा तो तुम्हारा ये प्याज खाने का जो है वह पाप जो है तुम्हारे ऊपर से धुलेगा, या जो है वह कलंक तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के ऊपर या तुम्हारे पूरे कुल या खानदान के ऊपर जो है वह लगा है। इस कलंक को धोने के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भोज देना पड़ेगा। और भोज के लिए, ब्राह्मणों के पूजा पाठ करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो देखेंगे श्याम विधर्मी होने के भय से, समाज बहिष्कृत हो जाने के भय से या ईसाइयत की ओर धकेल दिए जाने के भय से अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। श्याममाला जो है वह विधर्मी होने के भय से, यानी धर्म का नाम मानने वाला व्यक्ति के रूप में समाज में न जाना जाए, इसके लिए जो है वह क्या श्याम विधर्मी होने के भय से या समाज बहिष्कृत हो जाने के भय से वह प्रायश्चित का निर्णय लेता है कि वह प्रायश्चित जो है वह करेगा, नहीं तो लोग जो है वह उसे जो है वह समाज से बहिष्कृत जो है वह कर देंगे या लोग जो है वह विधर्मी जो है वह कहेंगे। अपना 15 एकड़ जमीन वह मंगाराज को बिक्री कर देता है। वह मजबूर हो जाता है अपनी 15 एकड़ जमीन जो है वह बिक्री कर देने के लिए। 5 रुपये एकड़ के हिसाब से वह मंगाराज को अपनी 15 एकड़ जमीन जो बिक्री कर देता है, वही उसकी जीविका का बहुत बड़ा जो है वह साधन था।
तो देखेंगे इस प्रकार जो है वह सामाजिक धार्मिक दबाव बनाकर उसकी जमीन को मंगाराज अपने नाम जो है वह करा लेता है। ऐसा नहीं कि जिस प्याज के कारण श्याममाला को अपनी पैतृक संपत्ति बेचनी पड़ी, मंगाराज के घर वह प्याज नहीं खाई जाती है। यानी मंगाराज के घर में भी जो है वह प्याज खाई जाती है, किंतु लोगों को यह कानो कान जो है वह खबर नहीं हो पाती है। उसका गांव पर या समाज पर लोगों का दबदबा है, या लोग उससे जो है वह भय भी खाते हैं, इसके कारण उसे जो है वह कुछ नहीं बोलते हैं। लोग जो है वह बाजार जाते हैं और उसके परिवार या घर के लिए प्याज लाते हैं, और वह स्वयं भी खाता है, परिवार के लोग भी खाते हैं, किंतु उसे जो है वह कोई धर्म से जो है या समाज से जो है वह बहिष्कृत नहीं करता है, उसके ऊपर कोई प्रायश्चित के लिए जो है वह दबाव नहीं बनाता है, क्योंकि वह प्रभुत्वशाली व्यक्ति है। जो गरीब है, कमजोर है, उसके ऊपर दबाव जो है वह बनाई जाती है। मंगाराज के घर में प्याज कौन खरीद कर लाता है? चंपा नामक जो है वह उसकी रखेल है, या कहेंगे उसकी नौकरानी है, वही जो है वह बाजार से खरीद कर लाती थी। किंतु मंगाराज के दबदबा के कारण गांव में कोई उससे यह प्रश्न पूछ नहीं सकता था, कोई उससे प्रश्न नहीं कर सकता था कि आपके घर में भी जो है वह प्याज खाई जाती है, आपको क्यों न जो है वह समाज बहिष्कृत किया जाए, धर्म बहिष्कृत किया जाए, आपको क्यों न विधर्मी कहा जाए। ऐसा कहने का कोई साहस नहीं कर सकता था। बातें स्पष्ट हो रही है। दूसरा जो है वह जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अनाज तथा रुपया ब्याज पर देना। कैसे जो है वह अनाज तथा रुपया लोगों को ब्याज पर देता था, और उससे जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह ब्याज के रूप में उससे अनाज भी और पैसा भी जो है वह रुपया भी जो है वह वसूल करता था। जितना देता था उससे कई गुना जो है वह अन्न भी लेता था, संग संग जो है वह पैसे भी जो है वह लेता था। जिसे अन्न देता था उसे जो है वह अन्न ही अनाज ही लेता था, जिसे रुपया देता था किसी कारण से रुपये जो है वह ना दे पाए तो वह कई गुना जो है वह उसके मूल्य के से ज़्यादा ही उनसे जो है वह अनाज वसूल करता था। तो देखेंगे किस प्रकार वह अनाज तथा रुपया ब्याज पर देता और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह अनाज वसूल करता था। मंगाराज बड़ा चालाक, शातिर, धूर्त, सूदखोर था। वह ब्याज पर अनाज रुपया दोनों देता था। वह ब्याज पर रुपया भी देता था, संग संग जो है वह अनाज भी देता था, और उसका पक्का सरकारी कागज बनाता था। जब वह कोई भी चीज़ जो ऋण पर देता था तो देखेंगे कि ऋण दस्तावेज बनाता था। प्रथम ही हमने उल्लेख किया है, तो यहाँ भी आपको जो है वह बता दें कि पक्का सरकारी कागज बनाता था, ताकि आसामी की जमीन जायदाद शीघ्रता से हड़प लिया जा सके। यानी ऋण दस्तावेज बना लेता था, जिससे जो है वह उनकी जमीन को, जायदाद को शीघ्रता और बहुत जल्दी जो है वह हड़पा जा सके। कहने को तो मंगाराज लोगों से कहता कि महाजनी में फ़ायदा नहीं, लोगों को कहा करता था कि महाजनी में फ़ायदा नहीं है। लोगों को जो हम ऋण देते हैं अनाज के रूप में या नगद रुपये देते हैं, इसमें फ़ायदा नहीं है। लोगों को कष्ट से उबारने, उनके दुख को कम करने के लिए ही उन्हें ब्याज पर अन्न देता है। वह कहा करता था कि ब्याज पर अन्न देने से उसे कुछ भी फायदा नहीं होता है, और होता भी जो है वह बहुत कम होता था। वह क्या करता था, जब वह किसी को अनाज जो है वह देता था तो उस समय क्या करता, वह पुराना भूसा मिला हुआ अनाज लोगों को ब्याज पर देता था। जब वह अनाज देता था तो तौलने का समय क्या करता था कि वह जो पुराना भूसा मिला हुआ अनाज, भूसा मिला हुआ या खरपात, यानी भूसा जो गाय को खिलाई जाती है, तो भूसा मिला हुआ अनाज जो है वह ब्याज पर लोगों को देता था। तथा फसल कटाई के समय शुद्ध सहित नया अनाज वसूलता था। एक बार भिखारी पंडा मंगाराज से 5 रुपया उधार लेते हैं। भिखारी पंडा नामक उसके गांव के व्यक्ति उसे उधार रुपया लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे जो है अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, के तहत इसका सूद हुआ 12 रुपया 5 आना और 11 पैसे। भिखारी पंडा से जो रकम वसूली गई वह 17 रुपये 5 आना। यानी एक बार जो है वह भिखारी पंडा जो है वह 5 रुपया उधार लेते हैं और उसे जो है वह चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उनसे जो है वह रुपया वसूल किया गया 17 रुपये 5 आना। बातें स्पष्ट हुई। यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो पैसा
जो मूलधन दिया और जो उसका ब्याज बढ़ा, किसी कारण से वह ब्याज नहीं चुका पाया तो उस ब्याज का भी उसे जो है वह बाद में ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि ब्याज को फिर जो है वह मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत जो है वह उसे 5 रुपये के लिए 17 रुपया 5 आना देना पड़ा, यानी 3.5 गुना से भी ज़्यादा जो है वह दर पर उसे ब्याज देना पड़ता था लोगों को। यानी यदि हम देखने का जब 35 या 36% के हिसाब से, बातें स्पष्ट हो रही है? कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट जो है वह देखेंगे, अछूत तथा निम्न जाति के नौकरों का शोषण। अछूत तथा निम्न जाति के नौकरों का जो है वह शोषण वह कैसे किया करता था? उसके घर में जितने भी काम करने वाले थे या खेतों में काम करने वाले जो मजदूर के रूप में थे, वह किस प्रकार के लोग थे? वह निम्न जाति के ही लोग थे। तो मंगाराज अपने घर का काम तथा कृषि कार्य करने के लिए केवल अछूत निम्न जाति के लोगों को रखा था। अछूत तथा निम्न जाति के लोगों को रखा था, जो बावरी और पन्ना जाति के थे। वह उनसे बड़ी कड़ाई से काम लेता था, वह बड़ी कड़ाई से काम लेता था तथा उन्हें काम के प्रति समर्पित बना दिया था। यानी वह काम के प्रति उन्हें जो है वह दबाव बनाकर उन्हें समर्पित बना दिया था। वह सूर्योदय से पहले उठते थे, यानी सूर्योदय से पहले जो है वह उठ जाते थे, तथा जब सूर्य मध्याह्न में आ जाता था, जब सूर्य जो है वह मध्याह्न में आ जाता था, यानी सिर पर जो है वह चमकने लगता था, यानी दोपहर जब हो जाता था तब उन्हें भोजन के लिए बुलाया जाता था। यानी सुबह से जो है वह काम में लग जाते थे, भोजन उन्हें कब दी जाती थी? जब मध्याह्न में सूर्य आ जाता था, यानी दोपहर के समय उन्हें जो है वह भोजन जो है वह दी जाती थी। मजदूर पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाते थे, भोजन ग्रहण करने के लिए पंक्तिबद्ध होकर जब बैठ जाते थे तो प्रत्येक को 2 बड़े बड़े कटोरा में मार पीने के लिए दिया जाता था। यानी जो मजदूर भूखे और प्यासे हैं उन्हें जो है वह भोजन देने से पहले या भोजन परोसने से पहले उन्हें जो है वह 2 बड़े बड़े कटोरों में जो है मार पीने के लिए दिया जाता था। यानी भात का जो फेन कहा जाता है, चावल का जो पानी जो है वह फेन जो है वह उसे पीने के लिए दिया जाता था, क्योंकि वह जो है वह मार जब पी लेंगे तब कम से कम जो है वह चावल खा सकेंगे या अन्य खाद्य पदार्थ जो है वह कम से कम जो है वह ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए भोजन परोसने से पहले उन्हें जो है वह कम से कम जो है वह क्या करता था? बड़े बड़े कटोरा में जो है वह मार पीने के लिए बाध्य करता था। उन लोगों के मार पी लेने पर ही चावल परोसा जाता था। जब तक वह जो है वह मार नहीं पी लेते थे 2-2 कटोरा, तब तक जो है वह उन्हें चावल नहीं परोसा जाता था। मजदूरों को सब्जी के लिए क्या सब्जी जो है वह दी जाती थी? तरकारी क्या दी जाती थी उनको? मजदूरों को सब्जी के लिए मंगाराज ने 17 सैजन के पेड़ अपने बाग में लगा रखा था, जिसके पत्ते, फूल और फल मजदूरों की सब्जी के रूप में परोसा जाता था। यानी जो उसमें पत्ते होते थे या जो उसमें जो है वह फूल लगते थे या जो है वह फल लगते थे, उसी को जो है वह भोजन के रूप में जो है वह परोसा जाता था। मंगाराज का भूमिहीन, गरीब, गंवार, अशिक्षित लोगों के शोषण का यह नायब तरीका था। जो मतलब निम्न जाति के लोग जो अशिक्षित थे या भूमिहीन थे या गरीब थे या गंवार थे, ऐसे लोगों को जो है वह कैसे जो है वह शोषण किया जाए या उनको कैसे जो है वह लूट खसोट किया जाए, यह इसका जो है वह एक नायब जो है वह मतलब कि तरीका था। नायब जो है वह तरीका था। अपने खेतों में काम करने वालों व मजदूरों को 2-2 बरस तक का वेतन भी दबा कर रखता था। एक लंबे समय तक जो है वह उनका 2-2 वर्षों तक जो है वह उनका वेतन जो है वह दबा कर रखता था। और बहुत कुछ जो है वह मांगने पर जो है वह कभी कुछ जो है वह अल्प रुपया जो है वह दे देता था, जिससे जो है वह
क्या कहें कि जो है वह काम छोड़कर जो है वह भाग ना सके, या उनका जो है वह उधार जो रह गया है, बकाया वेतन जो है वह रह गया है, उसे जो है वह पाने के लिए वह उसके यहाँ जो है वह कार्यरत रहे। बातें स्पष्ट हुई? मंगाराज निम्न जाति के बावड़ी, पन्ना आदि लोगों के खेतों से अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ के फल फूल चारा आदि जबरदस्ती उखाड़ लिया करता था। वो क्या करता था? मंगाराज निम्न जाति के बावड़ी, पन्ना आदि लोगों के खेतों से अपनी इच्छा के अनुसार पेड़ के फल फूल चारा आदि जबरदस्ती उखाड़ लिया करता था। हल्का भी प्रतिरोध करने पर मुकदमा दायर करने आदि का धमकी देता था। श्याम गोछातिया के धान के खेत से जबरदस्ती उसके सामने ही उसके खेत से धान का चारा उखाड़ लिया जाता है, और वह जो है वह मजबूर होकर या डर के कारण वह मंगाराज को कुछ बोल नहीं पाता है या कह भी जो है वह नहीं पाता है। यानी निम्न जाति के लोगों के जो खेत के जो फल होते थे या फल होते थे या जो है वह चारा होता था, वह जोर जबरदस्ती जो है वह ले लिया करता था। वे मजबूर थे और मजबूरी के कारण वे उसका कुछ बिगाड़ ना पाते थे, कुछ कह ना पाते थे, क्योंकि स्वयं जो है वह अशिक्षित थे, गंवार थे। कैसे जो है वह अपने हक को पाया जाए या कैसे जो है वह प्रतिरोध किया जाए, तो यह न जानते थे या न कर पाते थे। 6 नंबर जो है आएंगे, देखेंगे पॉइंट। ब्राह्मणों का शोषण बताए थे आप लोगों को, ब्राह्मणों का शोषण लिखवाए थे? यस सर। लिखवाए हैं? हाँ सर। ठीक है, ब्राह्मणों का शोषण जो है वो देखेंगे। मंगाराज के शोषण से केवल निम्न जाति के लोग ही पीड़ित नहीं थे, वह छल कपट के द्वारा ब्राह्मणों का भी जमीन हथिया लिया था या जो है वह ले लिया करता था। ब्राह्मण खेतों में जो फसल लगाते उसे तैयार होने पर या पके फसल कटने के पहले ही मंगाराज चोरों से सांठ-गांठ करके खेत से अनाज उड़वा देता था, यानी कटवा लिया करता था। खेत जो है वह फसल कटने का जो है वह वक्त आता था, तो उस समय जो है वह उनके जो है वह खेत से जो है वह उनके फसल को जो है वह चोरों से सांठ-गांठ करके उनको कटवा लेता या उड़वा लेता था। ब्राह्मण बाध्य होकर अपना जमीन मंगाराज को जो बेच दिया करते थे। बात है स्पष्ट? नेक्स्ट पॉइंट जो है वह जानेंगे, पवित्रता तथा धार्मिकता की सूचक गाय के साथ मंगाराज का व्यवहार। जो पवित्रता तथा धार्मिकता की जो सूचक जो गाय है, गायों के साथ भी जो है वह उसका कैसा जो है वह व्यवहार था, यह भी जो है वह जानेंगे। मंगाराज सदा गांव वालों को यह दिखाने का प्रयास करता था कि वह गांव के लिए चिंतित रहता है, वह उनका संरक्षक है, तथा वह कहा करता था कि गाय की पवित्रता तथा गाय जो है वह पवित्रता तथा धार्मिकता का सूचक है। खुले में भटकते हुए लावारिस गायों को वह पकड़ लेता या आदमियों को वह कहता पकड़ लेने के लिए, अपने आदमियों को जो है वह पकड़ लेने के लिए कहता या स्वयं जो है वह पकड़ लेता। जो खुले में भटकते हुए लावारिस गायों को वह पकड़ लेता, देखभाल के नाम पर वह उन्हें अपने यहाँ रख लेता या उन्हें जो है वह अपना बना लेता। निम्न जाति के पन्ना बावड़ी लावारिस गायों को पकड़कर मंगाराज को सौंप देते थे। निम्न जाति के जो लोग थे, जिसमें पन्ना थे, बावड़ी थे, ऐसे लोग जो है वह क्या करते थे कि लावारिस गायों को पकड़ लेते और मंगाराज को जो है वह सौंप देते थे, और पुरस्कार स्वरूप जो है वह बदले में कुछ छोटा पुरस्कार, कुछ रुपया पैसा लेकर जो है वह हट जाते थे। गाय बैलों की संख्या जब अधिक हो जाती, यानी उसके यहाँ जब गाय बैलों की जब संख्या अधिक हो जाती, तब मंगाराज इन्हें मुस्लिम मवेशी व्यापारियों के हाथों बेच दिया करता था। तब वह मुस्लिम जो मवेशी व्यापारी होते थे, गायों को खरीदने वाले, ऐसे जो है वह व्यापारियों के हाथों उन गायों को बेच दिया करता था। यह भी उसका कर्तव्य था। 8वां नंबर पॉइंट जो है वह देखेंगे, मंगाराज की घर की नौकरानी। उसके घर में जो नौकरानी थी वह किस प्रकार की थी, उनका चरित्र जो है वह कैसा था, यह भी जो है वह जानने का प्रयास करेंगे।
कंटिन्यू कर रहे हैं, 11:35 हो गया है, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा क्लास भी हमारा ही जो है वो सेकंड क्लास है, 11:30 से मेरा ही क्लास है, तो थोड़ा लंबा कर दे रहे हैं, ठीक है। मंगाराज के घर की नौकरानियाँ, उसके बारे में जाने। मंगाराज के घर में काम करने वाली नौकरानियाँ थी, अनेकों नौकरानियाँ थी, बहुत सी जो है वह थी, जिनका नाम लेखक ने बताए हैं, जिनका नाम रुकुनी, माड़ुआ, चेमी, नाकापोढ़ी, टेडी, बिमाली, सुकी, पाटा और कौशली आदि अनेक नौकरानियाँ थी जो मंगाराज के घर में रहती थी, जिनका नाम लेखक फकीर मोहन को भी नहीं मालूम था। यानी बहुत सी नौकरानियाँ थी जो कथावाचक हैं या लेखक हैं, उनको भी जो है वह इतनी नौकरानियाँ हैं कि उनका भी जो है वह नाम लेखक को जो है वह नहीं मालूम था। नौकरानियों के रात्रि के भोजन का समय, नौकरानियों के रात्रि के भोजन का समय आपस में झगड़ा करने या झगड़ा सुलझाने तथा गांव की गपशप सुनने में निकल जाता था। यानी नौकरानियों के रात्रि के समय जब वह भोजन का समय होता तो आपस में जो है वह किसी न किसी विषय पर उनमें आपस में झगड़ा होता रहता, कभी झगड़ा सुलझाने तथा गांव की गपशप सुनने में ही उनका समय निकल जाता। वे काम नहीं करती थी, यानी वे जो है वह काम कम करती थी। नौकरानी थी, काम जो है वह मंगाराज कहते या परिवार के लोग कहते तो निश्चित रूप में करती थी, किंतु जैसे नौकरानियों से काम लिया जाता है रहा है वैसा जो है वह नहीं लिया जाता था। वह कम जो है वह काम किया करती थी। देर रात हंसी के फुहारे सुनाई दिया करती थी, यानी देर रात तक जो है वह उनकी हंसी के फुहारे, उनके ठहाके जो है वह गांव वालों को सदैव जो है वह सुनाई दिया करती थी। कुछ नौकरानियां जो है वह बचपन से ही विधवा थी। किस प्रकार की जो है वह नौकरानियां थी उसके घर में जो बचपन से ही विधवा थी। कुछ जवान होने पर विधवा हो गई थी, कुछ बचपन से ही विधवा थी, कुछ जवान होने पर विधवा हो गई, कुछ विधवा ही जो है वह पैदा हुई थी। केवल कुछ नौकरानियों के ही पति थे, यानी बहुत कम जो है वह ऐसी नौकरानियां थी जिनके जो है वह पति थे। ये नौकरानियां विभिन्न पंखों वाली चिड़ियों के समान एक बड़े पेड़ पर आश्रय ली थी। ये जो नौकरानियां थी, लेखक जो है वह बताने का प्रयास बताए हैं कि ये जो नौकरानियां थी विभिन्न पंखों वाली, ये नौकरानियां विभिन्न पंखों वाली चिड़ियों के समान एक बड़े पेड़ पर आश्रय ली थी। एक बड़े पेड़ पर आश्रय लेने का तात्पर्य मंगाराज जैसे मतलब कि एक दबदबा वाला या दबंग व्यक्ति के घर में उन्होंने आश्रय लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि कुछ जो है वह विधवा थी, कुछ बाल विधवा थी, या जो है वह कुछ जब बड़ी हुई तो उनके पति का ही जो है वह देहांत हो गया, कुछ बड़ी होने पर या जवानी में ही उनके पति का देहांत हो गया। तो ऐसी जो है वह निराश्रित महिलाएं थी या जो है वह बच्चियां थी जो मंगाराज के घर में जो है वह नौकरानी थी। तो ये बड़े पेड़ पर आश्रय ली थी, कहने का तात्पर्य जो है वह एक दबंग किस्म के व्यक्ति के घर में आश्रय ली थी और वहीं पर उनका जो है वह भोजन पानी चलेगा, कहीं अन्यत्र जो है वह उनका जीवन न चल सकेगा। इस कारण जो है वह मजबूरी में जो है वह मंगाराज के घर में आश्रय जो है वह ली थी। अभी उनका निवास स्थान मंगाराज का ही घर था। वे अपनी इच्छा से आती थी और चली जाती थी। वे अपनी इच्छा से जो है वह आश्रय लेती थी और चली भी जाती थी। उनका आवागमन को याद रखना जो है वह कठिन था। वह कब आई और कब चली गई वह मंगाराज भी हिसाब नहीं रख सकता था, क्योंकि जिसका मन होता था वह आता था और जो है वह चली भी जाती थी। मंगाराज का घर जो है वह क्या था? एक प्रकार का वेश्यालय था या चकला घर के रूप में जो है वह परिणित होता था। जब जिसकी इच्छा होती थी महिलाएं आती थी, जितना दिन तक जो है वह उसकी भोजन पानी की व्यवस्था हो पाती थी, उसकी मन की संतुष्टि होती थी, वह रहती थी, फिर चली जाती थी, फिर इच्छा होने पर चली आती थी। तो औरतों को आना और जाना उसके घर में लगा ही रहता था। यानी ये जो है वह उसके घर में रहने वाली जो है वह औरतें थी, नौकरानियाँ थी। उन नौकरानियों का जो है वह चरित्र जो है उभर कर सामने आता है, इस प्रकार का चरित्र है। तो उसका घर
एक प्रकार का वेश्यालय या चकला घर के समान था, जो नौकरानियां जिसका इच्छा होती थी वे आती थी और उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती थी, तो वह जो है वह शारीरिक संतुष्टि कहें या भोजन की संतुष्टि या ज़रूरत न पूर्ति होने पर वह वहाँ से जो है वह चली जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह देखेंगे, 9 नंबर पॉइंट हम लोगों के पास है, गांव के चौकीदार के साथ मिलकर चोरी डकैती राहजानी का षड्यंत्र करना। वह गांव के चौकीदार के साथ मिलकर चोरी डकैती करता था, राहजानी माने लूटपाट, सड़कों पर जो है वह लूटपाट करता था और या लूटपाट का जो है वह षड्यंत्र करता था, उनकी चोरी के माल को अपने पास रखता था। ये चीज़ें जो है वह काम मंगाराज करता था। तो देखेंगे मंगाराज ग्राम के चौकीदार, जिसका नाम जो है वह गोबरा जेना, जो वह स्वयं भी जो है वह निम्न जाति का है। तो मंगाराज ग्राम के चौकीदार गोबरा जेना के साथ मिलकर चोरी डकैती और राहजानी आदि अनैतिक कामों में संलग्न था। यह भी काम करता था, जो वह निम्न जाति के लोगों के साथ जो है वह मिलकर या जो कहें कि चौकीदार के साथ मिलकर मध्यरात्रि तक गोबरा जेना के साथ वह बैठकर वह योजनाएं बनाता। चौकीदार गोबरा जेना के साथ बैठकर वह मध्यरात्रि तक योजनाएं बनाता तथा बनाया करता तथा मुख्य काम का अंजाम निम्न जाति के 5 लोग किया करते थे। यानी मैंने चोरी डकैती राहजानी का काम जो है वह जो निम्न जाति के लोग थे, जो वह अछूते लेख थे, जिनको जो है वह लेखक इस रचना में डोम कहा है, ऐसे लोग जो है वह डोम या पन्ना जाति के थे, वही लोग जो है इस काम का अंजाम दिया करते थे। उनके खाने पीने रहने आदि की व्यवस्था मंगाराज किया करता था। जब ये निम्न जाति के डोम पकड़े जाते या पन्ना लोग पकड़े जाते, जेल चले जाते थे, तो उनके परिवार के लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था गोबरा जेना जो है वह मंगाराज के घर से ही जो है वह अन्न लेकर उनको दिया करता था। तो इनको भी जो है वह याद करने जानने का जो है वह प्रयास करेंगे। मध्यरात्रि तक जो है वह मंगाराज गोबरा जेना के साथ बैठकर योजनाएं बनाया करता था, कहाँ कहाँ चोरी करनी है, कहाँ डकैती करना है, कैसे जो है वह लूटपाट या खसोट को जो है वह अंजाम तक पहुंचाना है। जब कभी पन्ना जाति के और यह काम को जो है वह मुख्य इस काम को चोरी डकैती और राहजानी के काम को अंजाम जो है वह देने वाले निम्न जाति के पन्ना लोग थे। जब कभी पन्ना पकड़े जाते और उन्हें सजा हो जाती थी, जब ये पकड़े जाते तब उसे गोबरा जेना मंगाराज के बखार यानी जहाँ पर अन्न संग्रह करके रखा गया है, तो उस बखार से अन्न लेकर अभियुक्तों के परिवारों को मदद किया करता था। तो उन अभियुक्तों के परिवारों को वह मदद किया करता था। बात स्पष्ट हो रही है? बातें स्पष्ट हो रही है? हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह 10वां नंबर पॉइंट जो है वह आप लोगों के सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। 10 के बाद जो है वह रोक देंगे, खत्म कर देंगे, यही अंतिम पॉइंट रहेगी और बाकी जो पॉइंट है उसको नेक्स्ट समय जो है वह चर्चा करेंगे। 10वां नंबर पॉइंट जो है वह हम लोग देखेंगे, बघा सिंह के परिवार वालों के घर में आग लगाकर उन्हें धूल में मिलाना, डोमों को जेल में भेजवाना। जो निम्न जाति के जो डोम थे, जो बघा सिंह के परिवार के रक्षक थे या उनके जो है वह घर के नौकर के समान थे, तो उनको भी जो है वह जेल में भिजवाता है मंगाराज। बघा सिंह के परिवार वालों के घर में आग लगाकर उन्हें धूल में मिलाना तथा डोमों को जो है वह जेल में भिजवाना। अंतिम पॉइंट जो है वह हम लोग चर्चा करेंगे, अंतिम नहीं और भी कई पॉइंट है, किंतु 10 तक आज रहने देते हैं। तो जानिए, देखिए, मंगाराज और पूर्व के जमींदार यानी फतेहपुर सरसंधा की जमींदारी पहले बाघा सिंह के हाथों में थी। बाघा सिंह के हाथ से दिलदार मियाँ के हाथ में आई। दिलदार मियाँ के हाथ से जो है वह छल कपट से मंगाराज ने अपने हाथ में जो है वह जमींदारी फतेहपुर सरसंधा की ले ली। तो पूर्व के जमींदार मंगाराज से पूर्व के जमींदार बाघा सिंह से या बाघा सिंह के परिवार वालों के साथ सदैव मंगाराज की शत्रुता बनी रहती थी या झगड़ा जो है वह बना रहता था। तो किस प्रकार उनको जो है वह धूल में मिला देता है या मिलाने का प्रयास करता है,
इसका वर्णन भी इसी उपन्यास में है। तो देखेंगे मंगाराज और उसके पूर्व के जमींदार बाघा सिंह के परिवार से मंगाराज का झगड़ा विगत 3 वर्षों से चला आ रहा था। मंगाराज कानूनी दांव पेच में सबसे होशियार था। मंगाराज जो है वह कानूनी अंग्रेजी राज का जो कानून है उस दांव पेच में ज़्यादा ही होशियार था। बाघा सिंह के परिवार वालों का और उसकी बराबरी बाघा सिंह के परिवार वाले नहीं कर सकते थे, यानी कानूनी दांव पेच का जो है वह बराबरी उससे नहीं कर सकते थे। बाघा सिंह के परिवार वालों का विचार था दुनिया की सभी समस्याएं लाठी से सुलझ सकती है। मंगाराज उनकी लाठी देखते ही भाग खड़ा होता था। यानी बाघा सिंह के परिवार वालों का यह विश्वास था कि दुनिया की सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल जो है वह लाठी के द्वारा किया जा सकता है और लाठी के द्वारा किया जा सकता है। और जब भी जो है वह मंगाराज किसी बात के लिए उनके सामने जो है वह जाता तो उनकी लाठी को जो है वह देखकर जो है वह भाग खड़ा होता कि कब जो है वह लाठी का वार जो है वह उसके ऊपर कर दे। रतनपुर के डोम परिवारों को बाघा सिंह ने ही अपनी जमींदारी में बसाया था। जब उनकी जमींदारी थी तो उस जमींदारी में उन्होंने ही जो है वह डोम परिवारों को अपने यहाँ जो है वह बसाया था। उन्हें अपने भरण पोषण के लिए मुफ्त जमीन दी गई थी। यानी निम्न जाति को डोमों को अपने भरण पोषण के लिए उन्हें मुफ्त जमीन दी गई थी। शादी ब्याह तथा पर्व त्यौहार के अवसर पर वे केवल बाजा बजाते थे। पर्व त्यौहार के अवसर पर वे लोग या शादी ब्याह के अवसर पर वह बाजा बजाते। जरूरत पड़ने पर अपने मालिक के लिए लाठी लेकर निकल पड़ते, यानी मालिक बाघा सिंह के लिए वह लाठी लेकर निकल पड़ते थे। इनकी लाठियों के भय से ही मंगाराज के आदमी रतनपुर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। यानी डोमों के लाठी तथा जो है वह बाघा सिंह के परिवार वालों की लाठियों के भय के कारण ही मंगाराज के लोग उनके गांव में प्रवेश नहीं कर पाते थे। मंगाराज ने उन डोमों को सबक सिखाने के लिए दरोगा शेख इनायत हसन से मिलकर उन्हें चोरी के केस में फंसा दिया। यानी डोमों को बाघा सिंह से अलग करने के लिए उन्होंने डोमों को चोरी के केस में, यानी दरोगा इनायत हसन से मिलकर उन्हें झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाकर उन्हें जो है वह जेल भिजवा देता है। डोमों के घर, उनके घर के पिछवाड़े से चोरी के माल मिट्टी में दबे हुए या गड़े हुए पाए गए थे। उनके घर के पिछवाड़े से, यानी डोमों के घर के पिछवाड़े से चोरी के माल मिट्टी में दबे हुए गड़े हुए पाए गए थे। सभी कहते थे डोम कभी चोर नहीं हो सकते थे, वे चोरी नहीं कर सकते हैं। मंगाराज थाना और कचहरी में पानी की तरह पैसा बहाया और रतनपुर के डोमों को सजा हो गई। यानी झूठे चोरी के इल्जाम में उन्हें फंसाकर डोमों को जेल जो है वह भिजवा देता है। बाघा सिंह परिवार को क्षति पहुंचाने के लिए मंगाराज हर तरह का कोशिश किया करता था। वह अपने मवेशियों को बाघा सिंह के फसल या लहलहाते खेतों में छोड़ दिया करता था। अपने मवेशियों को जानवर रात भर खेत में चरते और फसल जो है वह उसके बर्बाद कर देते। बाघा सिंह के परिवार को पूर्ण रूप से मटियामेट करने के लिए मंगाराज चंपा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। चंपा टांगी वाली चाची का बहुरूपिया भेष धारण कर उनके घर पहुंचती है और शौच या लघु शंका के बहाने उनके घर के पिछवाड़े में जाती है। उनके घर के पिछवाड़े में जो है वह जाती है और घर से लाई हुई कुछ आग की चिंगारी सूखे घास के ढेर में रख देती है और लौट आती है। आग मध्य रात्रि में घर के पिछवाड़े से लगती है। लोग केवल जान बचाकर भाग सके, घर की संपत्ति घर में ही जलकर खाक हो जाती है। इस प्रकार मंगाराज तथा चंपा धोखे से बाघा सिंह के परिवार को धूल में मिला देती है। बातें स्पष्ट हुई। बाघा सिंह तथा उसके परिवार को धूल में मिला देने के लिए पहले उनके सहायक या संरक्षक जो सदैव उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे या लाठी लेकर जो है वह उद्यत रहते थे, वैसे डोमों को उसने जेल में भिजवाया तथा बाद में अपनी जो रखेल चंपा है उसके साथ मिलकर उनके पूरे घर में आग लगवा देता है और इस प्रकार उनको
धूल में मिला देना या मटियामेट करने में वह सफल हो जाता है। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं। दूसरे दिन हम आप लोगों को जो बाकी के पॉइंट रह गए हैं उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर, उस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके।